जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं द इनाम पर्सपेक्टिव। साथियों, ये हमारे मैराथन सीरीज का अगला पार्ट है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट यानी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले से उसे जरूर देखिए, क्योंकि सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और द इनाम पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीटेट से जुड़े कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना हो। चलिए अब सीधे सवाल पर आते हैं। साथियों, प्रश्न है कि उष्णकटिबंध टॉरिड जोन की विशेषताएं हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। साथियों, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता है, जहां सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट है, यहां वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। यह भी सही है, क्योंकि सीधी किरणों के कारण पूरे साल गर्मी बनी रहती है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, यह कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। साथियों, यह टॉर्रिड जोन की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यह क्षेत्र कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच ही पाया जाता है, इसीलिए यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट कहता है, यहां शीत जलवायु पाई जाती है। साथियों, यह गलत है, क्योंकि शीत जलवायु फ्रीज जोन में पाई जाती है, न कि टॉर्रिड जोन में। अगर आप दाईं ओर बने हुए डायग्राम को देखें तो बीच में पीले रंग का हिस्सा टॉर्रिड जोन को दिखा रहा है। ये जो हिस्सा है टॉर्रिड जोन मतलब उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध क्षेत्र है। इसके ऊपर नीचे टेम्परेट जोन होता है। जस्ट इसके ऊपर क्या होता है? टेम्परेट जोन, ऊपर और नीचे भी। सबसे ऊपर और सबसे नीचे फ्रीज जोन दिखाया गया है। इस डायग्राम से भी क्लियर हो जाता है कि उष्णकटिबंध बीच में होता है और सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है। साथियों, सही स्टेटमेंट है ए, बी और सी, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, अब हमारे सामने प्रश्न है, पवनों की गति और दिशा के संदर्भ में सही कथन है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को सरल भाषा में समझते हैं। पहला कथन कहता है कि पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। साथियों, यह कथन बिल्कुल आपके सही दिए हुए हैं, क्योंकि हवा हमेशा ज्यादा दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। दूसरा कथन है, तापमान में अंतर पवनों को प्रभावित करता है। साथियों, यह भी सही है, क्योंकि तापमान में अंतर के कारण दाब में अंतर पैदा होता है और उसी से पवनों की उत्पत्ति होती है। अब हम तीसरा कथन को देखें तो पवन केवल समुद्र में चलती है। साथियों, यह कथन आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि पवन भूमि और समुद्र दोनों पर चलती है। अब चौथा कथन है, पृथ्वी का घूर्णन पवनों की दिशा को मोड़ता है। साथियों, यह भी सही है। इसे हम कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से जानते हैं, जिसके कारण पवन अपनी सीधी दिशा से मुड़ जाती है। तो साथियों, सही कथन है ए, बी और डी, इसीलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, आप में से जो कोई भी नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मिट्टी के निर्माण से संबंधित सही कथन है। साथियों, पहला कथन है, यह चट्टानों के अपक्षय से बनती है। साथियों, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने यानी अपक्षय से ही होता है। दूसरा कथन है, जलवायु मिट्टी के प्रकार को प्रभावित करती है। साथियों, यह कथन भी आपके सही दिए हुए हैं,
क्योंकि वर्षा और तापमान मिट्टी की प्रकृति और प्रकार को तय करते हैं। वही हम बात करें तीसरे कथन की, मिट्टी का निर्माण बहुत कम समय में हो जाता है। साथियों, यह कथन आपके गलत दिए हैं, क्योंकि मिट्टी बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बहुत कम। चौथा कथन है कि जीवांश मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। साथियों, यह कथन आपके सही दिए हुए हैं, क्योंकि जीवांश मतलब ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए यह कथन आपके सही है। जो फाइनल आंसर है साथियों, वो है ए, बी और डी, जो आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, प्रश्न है कि वनों के महत्व के संबंध में सही कथन है। आपके कथन है वन वर्षा को प्रभावित करते हैं। साथियों, यह कथन सही दिया हुआ है, क्योंकि वन वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, जिससे वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। वही हम बात करें अगले कथन की, वह है कि वन जैव विविधता के केंद्र होते हैं। साथियों, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वन उनके वनस्पति और जीव जंतुओं का आवास होता है। वही बात करें अगले कथन की, वन केवल लकड़ी प्राप्ति के लिए होता है। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि वन केवल लकड़ी नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन, जीविका और जल संरक्षण के लिए भी जरूरी है। वही हम बात करें अगले कथन की, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। साथियों, यह बात बिल्कुल सही है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती है और कटाव को रोकती है, इसीलिए आपका फाइनल आंसर है ए, बी और डी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यह प्रश्न आपके सोशल साइंस के पेडागोजी सेक्शन से है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रहते हैं, और बाकी 20 क्वेश्चन आपको पेडागोजी सेक्शन से देखने को मिलते हैं। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। समावेशी कक्षा में भूगोल पढ़ाते समय शिक्षक को, कथन है, विभिन्न अधिगम स्तरों को ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि समावेशी कक्षा में तेज, औसत और धीमे तीनों प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। वही हम बात करें अगले कथन की, वो है बहुसंवेदी शिक्षण अपनाना चाहिए। साथियों, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि देखना, सुनना, करना, इन सब के माध्यम से पढ़ाना समावेशी शिक्षा का पहचान है। वही हम बात करें अगले कथन की, वह है केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहाँ हर बच्चे को महत्व दिया जाता है, इसीलिए यह कथन गलत है। यहाँ केवल लिखा हुआ है, इसीलिए गलत है। वही हम बात करें अगले कथन की, लचीली शिक्षण रणनीतियां अपनानी चाहिए। साथियों, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। टीचर को सिचुएशन और लर्नर के अनुसार अपनी टीचिंग मेथड को बदलनी चाहिए। साथियों, इसका फाइनल आंसर है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए हम अगले प्रश्न को समझते हैं। साथियों, सवाल देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा बार बार पुनः प्राप्त हो सकते हैं और जिनका उपयोग करने से प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को देखते हैं। साथियों, प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधनों के संदर्भ में सही कथन है। आपके स्टेटमेंट है, ये प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त हो सकते हैं। यह बिल्कुल सही है, जैसा कि अभी हम बताए हैं। नवीकरणीय संसाधनों की यही मुख्य पहचान है। अब अगले कथन है कि इनका अंधाधुंध उपयोग सुरक्षित है। साथियों, यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी भी संसाधन का अंधाधुंध उपयोग नुकसानदायक हो सकता है।
वही हम बात करें अगले कथन की कि सौर और पवन ऊर्जा इसके उदाहरण हैं। बिल्कुल सही बात, ये नवीकरणीय संसाधन के सबसे अच्छा उदाहरण है। वही हम बात करें अगले कथन की, यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। साथियों, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि इनसे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। साथियों, इसका सही जवाब है ए, सी, डी, जो कि आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, यह प्रश्न आपके सोशल साइंस के पेडागोजी सेक्शन से है। प्रोजेक्ट वर्क, यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एक साल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। साथियों, अगर आप इस मैराथन सेशन के सारे सवालों को ध्यान से कवर करते हैं तो सीटेट एग्जाम में आपको लगभग 8 से 10 सवाल सिर्फ आज के सेशन से ही मिल सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम सवाल को देखते हैं। भूगोल में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित सही कथन है। साथियों, कथन है, यह सीखने को रोचक बनाता है। यह कथन आपका सही दिया हुआ है। प्रोजेक्ट वर्क में बच्चे खुद करके सीखते हैं, जिससे लर्निंग इंटरेस्टिंग बनती है। इसीलिए यह कथन सही है। वही बात करें अगले कथन की, यह सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। साथियों, यह भी बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप में किया जाता है, जिससे टीम वर्क और कोऑपरेशन डेवलप होता है। वही हम बात करें तीसरे कथन की, तो यह समय की बर्बादी है। साथियों, यह कथन आपके गलत है। सीटेट के अनुसार प्रोजेक्ट वर्क समय की बर्बादी नहीं, बल्कि लर्निंग को मजबूत करने का तरीका है। वही हम बात करें अगले कथन की, यह समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों में सोचने, समझने और समाधान निकालने की क्षमता बढ़ाता है। इसीलिए यह कथन आपके सही है। तो साथियों, आपका जो सही आंसर है वो है ए, बी और डी। इसीलिए आपके जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगर आपको ऐसे मैराथन क्लासेज हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और द इनाम पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के बारे में सही कथन है। कथन है आपके, यह किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को दर्शाता है। साथियों, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। यही जनसंख्या घनत्व की सटीक परिभाषा है। वही हम बात करें अगले कथन की, यह सभी देशों में समान पाया जाता है। साथियों, यह कथन आपके गलत है। हर देश की भौगोलिक स्थिति, संसाधन और जलवायु अलग अलग होती है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग होती है। वही हम बात करें अगले कथन की, भौगोलिक दशाएं इसे प्रभावित करती है। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, जल की उपलब्धता जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अब हम अगले कथन को देखें, इसका संबंध केवल जन्म दर से होता है। साथियों, यह कथन आपके गलत है। जनसंख्या घनत्व पर जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर, प्रवासन और भौगोलिक कारक भी असर डालते हैं। इसीलिए यह कथन गलत है। जो आपका सही जवाब है वो है ए, सी। इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन आपके सही हैं, दो कथन सही हैं, ए और सी। इसीलिए जो फाइनल आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, यह प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन में है जलवायु। साथियों, जलवायु जनसंख्या वितरण को सीधे प्रभावित करती है। जहां जलवायु अनुकूल होती है, जैसे न बहुत अधिक ठंड न अत्यधिक गर्मी, वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसीलिए यह कथन आपके सही दिया हुआ है। वही हम बात करें स्थलाकृति के बारे में समझते हैं कि स्थलाकृति यानी पर्वत, मैदान और पठार, मैदानी क्षेत्र समतल होने के कारण कृषि, परिवहन और बसावट के लिए अनुकूल होते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। इसीलिए यह कथन भी आपके सही दिया हुआ है। वही बात करें अगले कथन की,
उद्योग का विकास। साथियों, जहां उद्योग का विकास होता है वहां रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे लोग वहां आकर बसते हैं। इसी कारण औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यह भी कथन आपके सही दिया हुआ है। वही हम बात करें अक्षांशीय रेखा। साथियों, अक्षांशीय रेखाएं स्वयं जनसंख्या वितरण को सीधे प्रभावित नहीं करती है, बल्कि यह जलवायु को दर्शाता है। इसीलिए यह कथन जो है गलत है आपके। यह जनसंख्या वितरण को नहीं बल्कि जलवायु को दर्शाता है। ठीक है ना। तो इस आपका जो सही जवाब है ए, बी और सी, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। साथियों, अगर हमारा यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, प्रश्न है नदियों की भूमिका से संबंधित सही कथन है। साथियों, अब एक एक कथन को समझते हैं। पहला है कि नदियां उपजाऊ मैदानी का निर्माण करती है। यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है। नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ मृदा लाती है और मैदानों में जमा करती है, जिससे कृषि के लिए उपजाऊ मैदान बनते हैं। वही हम बात करें अगले कथन की, तो नदियां परिवहन का साधन है। साथियों, यह कथन भी आपके सही है। प्राचीन काल से नदियों का उपयोग नौ परिवहन और व्यापार के लिए किया जाता रहा है, इसीलिए यह कथन भी सही है। वही हम बात करें अगले कथन की, नदियां केवल पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है। साथियों, यह कथन आपके गलत है। नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलकर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में बहती है, न कि सिर्फ केवल पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, इसीलिए यह कथन आपकी गलत है। वही हम बात करें अगले कथन की, नदियां जल आपूर्ति का स्रोत है। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि नदियां पेयजल मतलब शुद्ध जल, सिंचाई और उद्योग के लिए जल की मुख्य स्रोत होती है, इसीलिए यह कथन आपके सही है। साथियों, आपके जो सही जवाब है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, अब इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि पर्णपाती वनों की विशेषताएं हैं। आपके स्टेटमेंट है ये शुष्क ऋतुओं में पत्तियां गिरा देते हैं। साथियों, यह कथन आपके सही है, क्योंकि पर्णपाती वन जल संरक्षण के लिए शुष्क ऋतुओं में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। वही हम बात करें अगले कथन की, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्ष सदैव हरा भरा रहते हैं, जबकि पर्णपाती वन अलग प्रकार के होते हैं। वही हम बात करें अगले कथन की, इनका विस्तार मानसूनी क्षेत्रों में होता है। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि जहां वर्षा मौसमी होती है वहां पर्णपाती वनों का विकास होता है, इसीलिए यह कथन सही है। वही बात करें अगले कथन की, इन वनों में वृक्ष सदैव हरे रहते हैं। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि सदैव हरे वन अलग श्रेणी में आते हैं। जैसा कि अभी बताए थे, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में जो है सदैव हरा भरा रहता है, ठीक है, न कि पर्णपाती वनों में। आपका जो सही जवाब है वो है ए और सी। ठीक है, इस प्रकार वनों की जो सही विशेषताएं हैं वो है ए और सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। साथियों, अब हम अगले प्रश्न को समझते हैं। साथियों, प्रश्न है कक्षा 7 में जल चक्र पढ़ाते समय शिक्षक का उपयुक्त दृष्टिकोण है। साथियों, अब हम एक एक कथन को आइए समझते हैं। कथन है दैनिक जीवन के उदाहरणों से अवधारणा जोड़ना। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है। जल चक्र को समझाने के लिए बारिश, भाप का बनना, कपड़े सूखना जैसे दैनिक जीवन के उदाहरण बहुत प्रभावी होते हैं। ठीक है, इसीलिए यह कथन सही है। वही बात करें अगले कथन की, केवल परिभाषा रटवाना। साथियों, केवल और रटवाना जैसे ये निगेटिव होता है, इसलिए ऐसे भी गलत हो जाएंगे। ये आपकी जो कथन है गलत है। केवल रटंत प्रणाली से न तो अवधारणा स्पष्ट होती है और न ही समझ विकसित होती है। साथियों,
इसीलिए यह कथन गलत है। वही बात करें अगले कथन की, आरेख या चित्रों का प्रयोग करना। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि जल चक्र एक प्रक्रिया आधारित विषय है जिसे चित्र और आरेख से आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यह कथन आपके सही है। वही बात करें अगले कथन का, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर देना। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों की जिज्ञासा और समझ दोनों बढ़ती है। ठीक है, इसलिए यह कथन आपके सही है। तो सही जवाब है इस प्रकार ए, सी और डी, जो कि आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। आइए अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न है, खनिज संसाधनों के संदर्भ में सही कथन है। साथियों, आइए अब हम एक एक कथन को समझते हैं। कथन है, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों, यह कथन आपके सही है, क्योंकि खनिज संसाधन प्रकृति से सीमित होते हैं और एक बार समाप्त होने पर इनका शीघ्र यानी जल्दी पुनः निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह कथन आपके सही है। वही बात करें अगले कथन की, इनका पुनः निर्माण शीघ्र संभव है। साथियों, संभव के कारण यह कथन आपके गलत है। ठीक है, क्योंकि खनिजों के निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लगते हैं, इसीलिए इन्हें शीघ्र या नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वही बात करें अगले कथन की, यह उद्योग के लिए आवश्यक है। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि उद्योगों में कच्चे माल, ऊर्जा और उत्पादन के लिए खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसलिए यह कथन भी सही है। वही बात करें अगले कथन की, कोयला एक खनिज संसाधन है। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि कोयला एक प्रमुख ऊर्जा खनिज संसाधन है। तो साथियों, इस प्रकार जो आपके सही जवाब है वो है ए, सी और डी। ठीक है, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। आइए अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न है कि भूगोल शिक्षण में सीखने के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स स्पष्ट करने से। साथियों, अब हम एक एक कथन को बारीकी से समझते हैं। कथन है, शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है। जब लर्निंग आउटकम्स पहले से तय होते हैं तो शिक्षक को यह स्पष्ट रहता है कि उसे क्या सीखना है और क्यों सीखना है। ठीक है, इसलिए यह सही है। वही बात करें अगले कथन की, तो मूल्यांकन आसान होता है। साथियों, यह कथन भी आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि स्पष्ट लर्निंग आउटकम्स होने पर मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होता है, जिससे जांच प्रक्रिया सरल हो जाती है। वही हम बात करें अगले कथन की, शिक्षण दिशाहीन हो जाता है। साथियों, यह कथन आपके गलत है। वास्तव में सीखने के परिणाम शिक्षण को दिशाहीन नहीं बल्कि दिशाबद्ध बनाते हैं। ठीक है, वही हम बात करें अगले कथनों की, विद्यार्थी अपेक्षाएं समझ पाती है। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है। जब विद्यार्थी को पता होता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है तो उनका सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार जो आपके सही जवाब है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न है, वर्षा जल संचयन से संबंधित सही कथन है। साथियों, आइए एक एक कथन को ध्यान से समझते हैं। पहला है, यह जल संरक्षण की एक विधि है। यह कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य पानी को संग्रहित करना और बर्बादी से बचाना है, इसीलिए यह जल संरक्षण के प्रभावी विधि है। वही हम बात करें अगले कथन की, वह है कि इससे भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। साथियों, यह कथन भी आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि वर्षा जल जब जमीन में रिसता है तो वह भूजल को रिचार्ज करता है और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए यह कथन भी सही है। वही बात करें अगले कथन की, तो यह केवल शहरी क्षेत्रों में उपयोगी है। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्षा जल संचयन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है, विशेषकर सूखा प्रभावित इलाकों में।
वही हम बात करें अगले प्रश्नों की, वह है अगले कथनों की, यह जल संकट को कम करने में सहायक है। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि पानी का संग्रह और पुनर्भरण जल संकट की समस्या को काफी हद तक कम करता है। ठीक है, तो यह भी आपके कथन सही है। तो आपका जो फाइनल जवाब है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, प्रश्न है, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक है। कथन है, कच्चे माल की उपलब्धता। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि उद्योग वहीं लगते हैं जहां कच्चा माल आसानी से और सस्ते में उपलब्ध होते हैं, ताकि उत्पादन लागत कम रहे। ठीक है, वही अगले कथन की बात करें, श्रम की उपलब्धता। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि उद्योग के संचालन के लिए कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए श्रम की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। वही हम बात करें अगले कथन की, जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि वास्तव में जलवायु का उद्योग पर प्रभाव पड़ता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग आदि। ठीक है ना। वही हम बात करें अगले कथन की, परिवहन सुविधाएं। साथियों, यह कथन भी सही है, क्योंकि अच्छी परिवहन व्यवस्था से कच्चा माल लाना और तैयार माल बाजार तक पहुंचाना आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जो सही जवाब है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न है, सौर ऊर्जा के बारे में सही कथन है। साथियों, आइए अब एक एक कथन को अच्छे से समझते हैं। कथन है, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि सौर ऊर्जा लगातार सूर्य से प्राप्त होती रहती है, इसीलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, वही हम बात करें अगले कथनों की, यह प्रदूषण रहित है। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में धुआं या हानिकारक गैसें नहीं निकलती है, इसीलिए यह पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, वही हम बात करें अगले ऑप्शन की, इसका स्रोत सीमित होता है। साथियों, यह कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा व्यवहारिक रूप से असीमित है, इसीलिए इसे सीमित नहीं माना जाता है। ठीक है, वही हम बात करें अगले ऑप्शन की, यह सूर्य से प्राप्त होती है। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत स्वयं सूर्य ही है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ठीक है, तो साथियों, अगर यह सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों, प्रश्न है, परिवहन के महत्व के संदर्भ में सही कथन है। साथियों, कथन है, परिवहन व्यापार को गति देता है। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवहन के बिना कच्चा माल और तैयार वस्तुएं बाजार तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए व्यापार की गति परिवहन पर ही निर्भर होती है। वही हम बात करें अगले कथन की, परिवहन क्षेत्रीय विकास में सहायक है। साथियों, यह कथन भी सही है, क्योंकि अच्छी परिवहन सुविधाएं उद्योग, व्यापार और सेवाओं के विस्तार में मदद करती है, जिससे क्षेत्रीय विकास होता है। वही हम बात करें अगले कथन की, व्यापार परिवहन पर निर्भर नहीं करता। साथियों, यह कथन गलत है, क्योंकि वास्तव में व्यापार पूरी तरह परिवहन व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। ठीक है, वही हम बात करें अगले कथन की, भारी वस्तुओं के लिए जल परिवहन उपयुक्त है। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जल परिवहन सस्ता होता है और भारी व बल्कि वस्तुओं के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है,
इस तरह से आपका जो सही जवाब है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। ठीक है, आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न है जलवायु और मौसम के संबंध में सही कथन है। आइए अब जलवायु और मौसम से जुड़े कथनों को एक एक करके समझते हैं। पहला कथन है मौसम अल्पकालिक दशा को दर्शाता है। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मौसम किसी स्थान की कम समय की वायुमंडलीय स्थिति होती है, जैसे आज के तापमान, वर्षा या हवा। ठीक है, वही हम बात करें अगले कथन की, तो वह जलवायु दीर्घकालिक औसत दशा है। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि जलवायु किसी क्षेत्र के लंबे समय तक के मौसम के औसत को दर्शाता है। वही हम बात करें अगले कथन की, दोनों का अर्थ समान होता है। साथियों, यह कथन गलत है, क्योंकि मौसम और जलवायु एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन दोनों का अर्थ समान नहीं होता है। ठीक है ना। वही हम बात करें अगले कथन का, तापमान और वर्षा दोनों से संबंधित है। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि मौसम और जलवायु दोनों में तापमान और वर्षा प्रमुख तत्व होते हैं। ठीक है, इसलिए आपके जो सही जवाब है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। साथियों, सारा पर ये सब जितने भी हम प्रश्न करवा रहे हैं सारे के सारे आपके PYQ हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इन सवालों को अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में बैठते हैं, आप अवश्य ही अच्छे सोशल साइंस में स्कोर कर सकेंगे। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। साथियों, प्रश्न है सतत विकास से संबंधित सही कथन है। आइए कथन को समझते हैं। कथन है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। साथियों, यह कथन आपके सही है, क्योंकि सतत विकास का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझ के किया जाए, ताकि वे लंबे समय तक उपलब्ध रहे। वहीं बात करें अगले कथन का, पर्यावरण संरक्षण। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि सतत विकास में पर्यावरण की रक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं बात करें अगले कथन का, केवल वर्तमान की आवश्यकता। साथियों, यह कथन आपके गलत है। सतत विकास केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, वही बात करें कथन डी का, भविष्य को ध्यान में रखना। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही है। सतत विकास का अर्थ है कि आज की जरूरतों को पूरा करना, वो भी बिना भविष्य के पीढ़ियों से समझौता किए। ठीक है ना, इसीलिए यह कथन सही है। तो आपके जो सही जवाब है वो है ए, बी और डी। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल एवं जलवायु का युग्म सही सुमेलित है। अब दिए गए कथनों को एक एक करके जांचते हैं। पहला है कॉफी, ठंडी व शुष्क जलवायु। साथियों, यह कथन आपके गलत है। जैसा कि आपको पता होगा, कॉफी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, न कि ठंडी और शुष्क जलवायु की। इसीलिए यह कथन गलत है। वही हम बात करें दूसरा का, चाय गर्म जलवायु व अधिक वर्षा। साथियों, यह कथन आपके सही है, क्योंकि चाय की खेती के लिए गर्म जलवायु, अधिक वर्षा और ढलानदार क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। इसीलिए आपका जो सही जवाब है वो है केवल बी, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आइए अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न है भूगोल में मूल्यांकन असेसमेंट के संदर्भ में सही कथन है। कथन है आपके, यह सीखने की प्रक्रिया का भाग है। साथियों, यह कथन सही दिया हुआ है, क्योंकि मूल्यांकन केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है। वही बात करें अगले
अगले कथन का वो है केवल वार्षिक परीक्षा ही पर्याप्त है। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि केवल साल के अंत की परीक्षा से विद्यार्थी की वास्तविक प्रगति का सही आकलन नहीं हो पाता है। ठीक है, वहीं बात करें अगले कथन का कि मौखिक व लिखित दोनों रूप से उपयोगी है। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि मूल्यांकन में मौखिक प्रश्न और लिखित परीक्षा गतिविधियां सभी उपयोगी होते हैं। ठीक है ना। वही बात करें अगले का, यह सुधारात्मक शिक्षण में सहायक है। साथियों, यह कथन भी आपके सही है। मूल्यांकन से शिक्षक को कमियां पता चलती है और सुधारात्मक शिक्षण संभव होता है। इसीलिए आपका जो सही जवाब है वो है ए, सी और डी। अतः भूगोल में मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथन है आपके ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ए, सी और डी। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न है जल परिवहन की सीमाएं हैं। अब जल परिवहन की सीमाओं से जुड़े कथनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है धीमी गति। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि जल परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में काफी धीमी होता है, इसीलिए समय संवेदनशील वस्तुओं के लिए उपयुक्त नहीं है। वही हम बात करें अगले कथन की, तो मौसम पर निर्भरता। साथियों, यह कथन भी आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि तूफान, बाढ़ या खराब मौसम की स्थिति में जल परिवहन बाधित हो जाता है। वही हम बात करें अगले कथन का, अत्यधिक महंगा होना। साथियों, यह कथन आपके गलत है। वास्तव में जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन माना जाता है। वही हम बात करें अगले कथन का, सीमित पहुंच। साथियों, यह कथन आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि जल परिवहन केवल नदियों, नहरों और समुद्री मार्गों तक ही सीमित रहता है। हर स्थान तक इसकी सीधी पहुंच नहीं होता है। ठीक है, अतः जल परिवहन की सीमाएं हैं ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, प्रश्न है निम्न सेलों को उनके निर्माण के आधार पर सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग है, 3 तरह का यहाँ पे सेल दिया हुआ है, उसको निर्माण के प्रक्रिया के आधार पर उसको मैचिंग करना है। तो पहला है आग्नेय सेल। साथियों, ये पिघले हुए मैग्मा या लावा से बनती है, जैसा कि आपको पता होगा। तो पहला हो जाएगा द्रवित मैग्मा, मतलब आग्नेय का जो निर्माण हुआ है द्रवित मैग्मा से। वही बात करें अवसादी का, तो ये जल और वायु के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल एवं वायु द्वारा निक्षेप। ठीक है, वही बात करें कायांतरित सेल का, तो ये पहले से बनी सेलों में अत्यधिक ताप और दाब के कारण परिवर्तन से बनती है, इसीलिए इसका निर्माण जो होगा अत्यधिक ताप और दाब से परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है ए का 3। देखना ए का 3 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। साथियों, इस प्रश्न को अब हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। पहला है लावा एंड मैग्मा। ठीक है, तो साथियों मैग्मा और लावा जब ये ठंडे होकर जमते हैं तो बनते हैं क्या, इग्नियस रॉक। ठीक है ना, आग्नेय सेल। ठीक है, और आग्नेय सेल समय के साथ क्या होता है ना, अपक्षय और अपरदन से टूटती है और उनके कण जमा होकर बनाते हैं क्या, सेडिमेंटरी रॉक, मतलब अवसादी सेल। ठीक है ना, अवसादी सेल। जब अवसादी सेल जो है अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आती है तो उनका रूप बदल जाता है और वे बन जाती है क्या, कायांतरित सेल। ठीक है ना, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और अंत में है जब कायांतरित सेल बहुत अधिक ताप में पिघल जाती है तो वो फिर से क्या बन जाती है, मैग्मा। ठीक है ना, तो फिर से क्या बन जाती है, मैग्मा। तो यही है सेल चक्र का उदाहरण। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न है पृथ्वी की गतियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, अब पृथ्वी की गतियों से जुड़े इन दोनों कथनों को ध्यान से समझते हैं। पहला कथन है पृथ्वी का
अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। साथियों, यह कथन पूरी तरह सही है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। इसी कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है ना। अब बात करें कथन बी का, तो पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के तल से लगभग 13.5 डिग्री झुका हुआ है। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि अक्ष का यही झुकाव जो है ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, जैसा कि आपको पता होगा। अतः ए और बी दोनों कथन क्या है, सही है, जो कि आपके विकल्प 3 में दिया गया है ना, सी में। ए और बी दोनों सही है। साथियों, अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का उद्देश्य है। साथियों, कथन है निरंतर प्रगति का आकलन। यह कथन आपके बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि सीसीई मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्र की प्रगति को पूरे सत्र के दौरान लगातार आंका जाता है, केवल एक परीक्षा के आधार पर नहीं, ठीक है ना। अब आइए बढ़ते हैं अगले कथन पे, केवल अंतिम परीक्षा पर बल। साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि सीसीई की मूल भावना ही यह है कि मूल्यांकन केवल अंतिम परीक्षा तक सीमित न रहे, है ना, या न हो, तो इसलिए यह कथन आपके गलत है। वही बात करें सर्वांगीण विकास, तो साथियों यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सीसीई में छात्र के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी पक्षों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। वही हम बात करें अगले कथन की, सुधारात्मक उपाय अपनाना। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कमजोरियों को पहचान करके उन्हें सुधारने के लिए है, ठीक है ना, मतलब सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाना है। इसीलिए साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ए, सी और डी, ठीक है ना, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न है भूगोल शिक्षण में मानचित्र के उपयोग के संदर्भ में सही कथन है। आइए कथन को समझते हैं। पहला है कि मानचित्र अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देते हैं। साथियों, यह सही है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर, दूरी, दिशा जैसे बातें मानचित्र के माध्यम से आसानी से समझ में आती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, ये ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। अब बात करें अगले कथन की, वह मानचित्र विद्यार्थियों की स्थानिक समझ विकसित करते हैं। साथियों, यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि मानचित्र से बच्चे में स्थान, दिशा, दूरी और क्षेत्र की समझ बनती है। वही बात करें अगले कथन का, वह मानचित्र केवल रटने के लिए उपयोगी होते हैं। तो साथियों, यह कथन तो गलत है, क्योंकि मानचित्र का उद्देश्य रटाना नहीं बल्कि समझ, विश्लेषण और व्याख्या विकसित करना होता है। वही बात करें अगले कथन का, तो मानचित्र अवलोकन एवं विश्लेषण कौशल बढ़ाते हैं। साथियों, यह कथन आपके सही दिया हुआ है, क्योंकि मानचित्र पढ़ने से विद्यार्थी तुलना करना, निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण करना सीखते हैं। इसीलिए आपका जो सही कथन है वो है ए, बी और डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, आज की ये मैराथन का अंतिम प्रश्न है, जो है ग्लोब के शैक्षिक महत्व के संदर्भ में सही कथन है। साथियों, ग्लोब के शैक्षिक महत्व से जुड़ा कथन को समझते हैं। पहला है, यह पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है। साथियों, यह कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक 3 डायमेंशनल रूप दिखाता है, इसीलिए यह कथन सही है। वही बात करें अगले कथन का, इससे अक्षांश देशांतर समझने में सहायता मिलती है। साथियों, यह कथन भी आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि ग्लोब पर हम अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा को बिना किसी विकृति के समझ पाते हैं। वही हम बात करें अगले कथन का, यह मानचित्र से अधिक सटीक होता है। साथियों,
यह कथन भी आपके सही है, क्योंकि मानचित्र सपाट होता है जबकि ग्लोब पर दूरी और दिशा अधिक वास्तविक होती है। वही हम बात करें अगले कथन का, यह केवल सजावटी वस्तु है। तो साथियों, यह कथन आपके गलत है, क्योंकि ग्लोब एक महत्वपूर्ण शिक्षण उपकरण है, न कि सिर्फ सजावट की चीज। अतः सही कथन है ए, बी और सी, जो कि आपके विकल्प बी में रखा गया है। तो साथियों अगर आपने इस मैराथन का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को के डिस्क्रिप्शन या हमारी प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि पूरा मैराथन मिलकर सीटेट में सीधे काम आने वाले कंटेंट है। साथियों, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला ऐसा PYQ मैराथन आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। साथियों, वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत न भूलें। इसी तरह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सिलेक्शन पर भरोसा रखिए। थैंक यू।